स्वागत है और आपसे चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप तो कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री होने से पहले किसान हैं, मंत्री होने से पहले संगठन के व्यक्ति रहे हैं। वो समय जब भारतीय जनता युवा मोर्चा वाकई एक मोर्चा हुआ करता था, उस समय आप उसके अध्यक्ष रहे हैं, तो संगठन आपकी प्राथमिकता में रहा है। ये किसान आपकी कैसी प्राथमिकता में है? क्योंकि बैतूल में जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं यहां पर अभी भी डिफॉल्टर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप बताते आपने कमाल का काम किया। अगर आपने काम कमाल का किया तो इस इलाके का किसान डिफॉल्टर क्यों है, ये समझने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने किसानों की बात, जनता की बात समाज के सामने, सरकार के सामने रखी है। उसके लिए आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन। रहा सवाल दूसरा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसान हूं जी, बाद में मंत्री हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जी, आजादी का अमृत काल चल रहा है। इस आजादी के अमृत काल में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अब देश बदल रहा और आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जी, लेकिन दुर्भाग्य से जब आजाद हुआ भारत, उसके बाद जो सरकार आई, उन सरकारों ने किसानों को उपेक्षित किया, पाश्चात्य संस्कृति की ओर गए और शहरी क्षेत्र उद्योगों को ही ज्यादा महत्व दिया, गांव को पिछड़ दिया। और गांव पिछड़ा तो खेती भी पिछड़ी। और इसलिए क्योंकि ये देश किसानों का देश है, ये देश गांव का देश है। इस देश की आत्मा गांव में बसती है, इस देश की रीढ़ गांव है, किसान है। और उसका हमने देखा है कि हमारी संस्कृति में कहते हैं उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। तो कोरोना के समय जी, ये सिद्ध हुआ कि जब पूरे उद्योग, धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद हो गए थे, यहां तक कि होटल, चाय, पान की दुकानें बंद हो गई, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद हो गए, घरों में लोग कैद हो गए। ऐसे समय भी गांव में किसान अपने खेत पर, मजदूर अपने खेत पर पसीना बहाकर इस देश की 130-40 करोड़ जनता को दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध उपलब्ध कराकर जिंदा रखा। इससे यह स्पष्ट है कि इस देश की आत्मा किसान है। किसान ने ही देश को खड़ा रखा है। और संकट के समय, कोरोना के समय, जब घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय काम किया है। तो वो हमारी जो संस्कृति में कहा गया है उत्तम खेती, वो सिद्ध हुआ जी। और इसलिए मैं किसान भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और एक किसान होने के नाते मैं गर्व करता हूं कि एक जन्म नहीं, 1000 जन्म भी हो इस धरती पर, भारत भूमि पर, तो किसान के ही हो। क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है या सिर्फ अपने लिए खेती नहीं करता है, वो समाज, देश और मानवता के लिए करता है। सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, जीव जंतु सबको वो पालता है, क्योंकि उसी से खाकर लोग जिंदा रहते हैं। और इसलिए किसान वाकई में श्रेष्ठ उसमें आती है। और इसलिए किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देखिए, आजादी के बाद किसान घाटे की खेती करता था। जो आपने प्रश्न किया कि कर्ज में क्यों है, जी, किसान घाटे की खेती करता था, कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मरता था, फिर भी खेती करता था, लोगों का पेट भरता था। व्यापारी, उद्योग, कोई भी थोड़े दिन लगातार घाटे में चले तो बंद हो जाते हैं जी। लेकिन किसान वर्षों से घाटे की खेती करता आया, लेकिन खेती बंद नहीं की। वो खुद कर्ज में रह गया, कर्ज में मर गया, औलाद को कर्ज में छोड़ गया, लेकिन खेती बंद नहीं की। और इसलिए मैं किसानों को फिर नमन करता हूं। लेकिन मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने आजादी के बाद, या अटल जी, उन्होंने किसान की समस्या को समझी। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, 55-56 साल, लेकिन किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, किसान के पास फसल बीमा की योजना नहीं थी, उद्योग के बीमा, मोटरसाइकिल का बीमा, हर चीज का बीमा, लेकिन किसान की फसल के, जबकि किसानी आसमानी और सुल्तानी है। फसल अच्छी आई हुई है, कल कटने वाली, रात को ओले गिर गए, किसान बर्बाद।
कांग्रेस के राज में 18% ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण मिलता था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाए, फसल बीमा योजना लाए। मध्य प्रदेश में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, वो भी किसान के बेटे हैं, किसानों के सगे भाई से ज्यादा है, इसलिए उन्होंने 18% को 8%, 4%, 2% और 0% पर हम किसानों को ऋण दे रहे हैं। और उसके कारण किसान की खेती घाटे से लाभ के धंधे की तरफ आ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा था किसानों का कि हम किसान की आय दोगुना करेंगे 2022 तक, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि मेरे कृषि मंत्री बनते से ही हमने, और मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनते से, कि कृषि नीतियों में परिवर्तन किया। ये देखिए यहां किसान भी बैठे हैं भाई, आप बताओ चने की फसल पहले आती है कि गेहूं की? चने की पहले आती है। चने की फसल असिंचित भी हो जाती है, और विशेष करके आदिवासी क्षेत्र में तो चना ही बोता है किसान, या मसूर बोता है, या जो बगैर पानी की रहती, सूखी जमीन रहती है। गेहूं आता अप्रैल में, लेकिन समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता है 1 अप्रैल से, और चना आ जाता फरवरी के लास्ट में, लेकिन खरीदा जाता था मई, जून, जुलाई में। और हमारे प्रदेश और देश में 76% किसान, 76 से 86% किसान 5 एकड़ से छोटा है, और उसमें विशेष करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जो छोटे किसान हैं वो आते हैं, और वो घाटे की खेती करते थे। और इसलिए उनकी फसल हमने जो मई जून में खरीदी जाती थी उसको मार्च में खरीदना शुरू किया, गेहूं से पहले। 1 हेक्टेयर में चना 15 कुंटल खरीदा जाता था, हमने 20 कुंटल किया। एक दिन की सीमा 25 कुंटल की थी, उसको हमने 40 कुंटल की। और उसके कारण मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ किसान को ज्यादा दिला है। एक तो ये, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की ये जो कर्ज वाली जो आपने बात कही कि कर्ज में क्यों है, डिफाल्टर क्यों है, क्योंकि छोटा किसान है। मध्य प्रदेश में हम देखें तो 1,03,000 किसान हैं, इसमें से 48 लाख किसान 2.5 एकड़ से नीचे है। कितना? 48 लाख, 1 करोड़ में से जी। 28 लाख किसान 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में है, यानी 76 लाख किसान 5 एकड़ से छोटा है। उदाहरण के लिए मैं एक आदिवासी हूं, मेरे 4 बेटे हैं और मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो मेरे चारों बेटों की शादी हो गई, 1-1 एकड़ जमीन उनके हिस्से में आई, 5 एकड़ मेरे हिस्से में, 1 एकड़ मेरे हिस्से में आई। पहले हम खेती करते थे, सूखी खेती करते थे, तो हमारी कभी 50,000 की फसल भी नहीं होती थी, बल्कि 1,600 के 1,000 होते थे, क्योंकि हमको केसीसी नहीं होता, हमको साहूकार से भी ऋण लेते हैं। और गरीब आदमी जब साहूकार से ऋण लेने जाता है तो किसी को 1 रुपए 2 महाजनी ब्याज में नहीं मिलता है, क्योंकि उससे वसूलेंगे क्या, इसलिए पठानी ब्याज लगता था। वो कहता 5 रुपए सैकड़े लूंगा, 10 रुपए लूंगा, 15 रुपए महीना लूंगा, तो भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे 2 बोरी खाद 1 एकड़ में, यूरिया 1 बोरी डीएपी चाहिए और बीज चाहिए। तो मैं कहूंगा कि मेरी फसल सूखी रह जाएगी, जो भाव देना दे देना, फसल आएगी जब दे दूंगा। तो वो 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए सैकड़े में लेता था, कर्ज में रहता था। और उसके कारण अटल जी ने केसीसी लाए, मोदी जी ने उससे ऊपर एक काम किया कि ये जो छोटे किसान कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मरते थे, फसल आने के बाद एमएसपी पे भी नहीं बेच पाते थे, क्योंकि फसल आते से ही साहूकार आ जाता था, ला मुझे पैसे दे ब्याज सहित, और वो फसल वहीं से तुलवा देता था, और इसलिए भाव भी कम देता था। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि 2-2 हजार करके 6,000 रुपए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पहले 2-2 हजार करके, हमने 4,000, अब वो भी 6,000 कर दिए। तो ये 12,000 रुपया एक छोटे किसान के लिए, जो 76 लाख की संख्या है, 75% से ऊपर है, 76%, इनके लिए वरदान है। अब हमको न खाद के लिए, न बीज के लिए, न दवाई के लिए कर्जा लेना है, न साहूकार के चंगुल से फंसना है। सुनिए, निकाल दिया है, और उसके कारण मैं पूरी फसल अब अच्छे से बो रहा हूं, खाद बीज दवाई ले रहा हूं, और एमएसपी पे बेच रहा हूं। उसका उदाहरण दे रहा हूं, 1 मिनट सुनिए जरा। कांग्रेस की सरकार थी 19 में, तब एमएसपी पे गेहूं खरीदा गया 63 लाख मेट्रिक टन, और हमारी सरकार आई 20 में, मुख्यमंत्री पुनः बने, शिवराज जी में कृषि मंत्री बना, हमने खरीदा 1,29 लाख मेट्रिक टन। इसलिए खरीद पाए 1,29 लाख मेट्रिक टन कि जो 76 लाख किसान हैं,
ये जो छोटा किसान है ये एमएसपी पे बेचता ही नहीं था, जैसे ही फसल आई उसको मजबूरी में खेत से ही बेच देता था। वो अब सम्मान निधि मिलने के बाद मंडी में आया, एमएसपी पे बेचा और इसलिए इसकी 63 लाख से डबल हुई। तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जब से ये किसान सम्मान निधि और कल्याण निधि आई है तब से ये 76 लाख किसान जो छोटे हैं, जो कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मरते थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते थे, वो अब कर्ज मुक्त हो गए। उनको खाद बीज दवाई बाजार से लाने की जरूरत, मतलब कर्ज लेने की जरूरत नहीं, बैंक से लेने की जरूरत नहीं, वो निःशुल्क मिल जाती है और इसलिए उनकी पूरी लागत बच जाती है और ये लाभ का धंधे में आए। इसे दावे से कहता हूं कि हमने किसान की आय दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। और इसलिए दूसरा, जो कर्ज में आए वो 2 लाख के चक्कर में आए जी। कमलनाथ और राहुल गांधी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 दिन के अंदर सरकार बनते थे 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये किसने कहा था? मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राहुल गांधी ने कहा। सुनो, अरे चुप रहो मेरे बेटे, अरे रुको तो सही। 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, चिल्लाने से नहीं होगा। और मैं चाहूंगा तो मुख्यमंत्री बदल बनाए देंगे, रखें। लेकिन 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि आदेश दिया। अरे सुनो भाई, आदेश दिया कि 31 मार्च 2018 तक के 2 लाख तक के कर्ज माफ किया जाता है। दस्तखत कमलनाथ मुख्यमंत्री, पहले ही दिन 2 घंटे में आदेश दिया, लेकिन बजट प्रावधान नहीं किया और इसलिए जनता के साथ धोखा किया, इसलिए किसान कर्ज में है, डिफॉल्ट। हमने तो ब्याज की गठरी उतारी है, 2123 करोड़ रुपया ब्याज जो तुम्हारे कर्मों पापों के कारण हुआ था, उसको हमने बचाया है किसान को। मैं कमल जी एक अब जनता धक्का देगी तुमको, मैं झूठे धोखेबाज। और इसलिए सुनिए, और इसलिए सुनो जरा सुनो, इसलिए जब ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, चुनाव हुआ, उपचुनाव, तो अब तुमने खूब कहा गद्दार है, बिकाऊ है, लेकिन जनता ने उनको 63-64 हजार से जिताया है और कांग्रेस के कमलनाथ और राहुल गांधी को धक्का देकर कांग्रेस को सत्ता से नीचे उतारा। यह है धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो कमल जी, एक तो मैं विनम्र आग्रह करूंगा, ये सवाल जवाब का दौर है चिल्लाओ। और आपके पास में भी हम आएंगे, इस बात के लिए आएंगे कि आपके कोई सवाल हैं वो आप मंत्री से पूछें। एक गरिमापूर्ण आयोजन है, अभी सवाल जवाब का सिलसिला होने दीजिए। कमला जी, एक तो हम कमल पटेल जी बड़े अचंभित हो गए। अचंभित इसलिए हो गए कि राजनीति में आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, ये आप पंडित प्रदीप मिश्रा या माननीय बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को चुनौती क्यों दे रहे हो? आपने इतने विस्तार के साथ खेती ऐसी, खेती वैसी, खेती जैसी, तो आपसे जानना यह था कि भाई आपने बताया कि आपने तो कमाल कर दिया। 20 साल में से 18 साल शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार, और उस सरकार ने कमाल किया, 0% ब्याज पर ऋण। जब ब्याज लग ही नहीं रहा किसान के ऊपर, तो ये 2000 करोड़ रुपए ब्याज का आप जो भर रहे हैं, जब ब्याज ले ही नहीं रहे तो ये भरने की नौबत कैसे आ गई किसान के साथ? ये हमें समझाओ। सुनो जरा सुनो, हर प्रश्न का जवाब दूंगा। सुनने की हिम्मत भी चाहिए। मैं 1 मिनट कमल भाई रोकूंगा, आपसे विनम्र आग्रह, आप बात समझे। यह कार्यक्रम केवल यहां पर नहीं हो रहा, पूरा मध्य प्रदेश इस समय पर इस कार्यक्रम को देख रहा है आईएनएच चैनल के माध्यम से। बैतूल जिस संस्कार के लिए पहचाना जाता है, उस संस्कार को प्रदेश में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। कमल पटेल जी 4 घंटे का सफर तय करके आप सबके बीच में आए आपके सवालों का उत्तर देने के लिए। धैर्यपूर्वक उनके सवालों का उत्तर सुनिए ना, और हमने तो व्यवस्था रखी कि आपके बीच में भी पहुंचेंगे और आपके सवालों के भी सीधे उत्तर मंत्री जी से देंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने धैर्य के लिए दीजिए और धैर्यपूर्वक सुनिए। ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जो यहां से पूछा नहीं जाएगा, सरकार से पूछने के लिए आए, आप भरोसा रखिए। जी कमल जी, तो आप तो ये बताओ, जब ब्याज लेते ही नहीं तो ब्याज के 2000 करोड़ रुपए आए कहां से भाई, ये समझाओ। इसलिए आए, सुनिए क्या हुआ, कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती थी पहले जी, लेकिन घोषणा पत्र का अमल कभी किया नहीं, इसलिए उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। जब चुनाव हुआ 2018 का, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने उनको सुझाव दिया
कि आप घोषणा पत्र जारी मत कीजिए, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में आज तक अपन ने गरीबी हटाने का नारा अपन ने 1971-72 से दिया था, हटी नहीं, और इसलिए नई चीज लाई है। तो क्या लाए? तो उन्होंने कहा क्या लाना चाहिए? बोले वचन लाना चाहिए, क्योंकि ये देश राम का देश है। रघुकुल रीत श्रद्धा चली जाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए वचन पर लोग विश्वास कर लेंगे। अब वचन दीजिए कसम खा के। तो उनको जम गई और वचन दे दिया 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। समूह का कर्जा माफ, चाहे प्राइवेट बैंक हो, समूह प्राइवेट हो या सरकारी, माफ कर देंगे। बेरोजगारों को ढोर चराने वालों को भी 4,000 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। और यहां तक कि विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग, निराश्रित, वृद्ध जिनको पेंशन मिलती है उनको 1,000 कर देंगे। और दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्वान को। ऐसे वचन दिए कि लोगों को उसमें आगे हर वर्ग चाहता है। मैं अगर बुजुर्ग हूं, मुझे पेंशन कम मिल रही है, 1,000 मिलेगी तो मुझे लगेगा अच्छा फायदा है। समूह के कर्जा एक नहीं 4-4 बैंकों से ले रखा समूह ने, तो उनका कर्जा माफ हो जाएगा। किसान, चूंकि देखिए सरकार देती 0% ब्याज पर ऋण कोऑपरेटिव बैंक से जी, और 3 लाख तक का हम देते हैं। उसमें यह है कि जब खरीफ की फसल आई आप ले जाइए 3 लाख, 1,50,000, 10,000 जितना चाहिए आपको, उसके इसके एकड़ के हिसाब से, हेक्टर के हिसाब से। और जैसे ही फसल आती है उस समय वापस उतना ही जमा कर जाइए। फिर फसल आप ले जाइए, फिर दे जाइए, और उसमें 0% लगता है। लेकिन कई किसान नहीं दे पाए और उसके कारण फिर ब्याज लगा, और बाकी नेशनलाइज बैंक के अंदर ब्याज लगता है। और उसके कारण इनको लगा कि हम ये 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे तो हमारी सरकार आ जाएगी। लोग आ गए चक्कर में, लेकिन आदेश होने के बाद में भी 15 महीने सरकार रही, 2 लाख का एक का कर्जा माफ नहीं हुआ, और इसलिए जनता ने धक्का दिया। एक बार बताओ, जो ये विधानसभा में आपने बताया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, आपके द्वारा ही उत्तर दिया गया विधानसभा में, तो ये जब कर्जा माफ नहीं हुआ तो ये 27 लाख नहीं, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के थे, छत्तीसगढ़ के थे, राजस्थान के थे, कहां के थे? मैं बता रहा हूँ, आपने आदेश दिया था 2 लाख तक का कर्जा का, लेकिन इन्होंने 2 लाख तक का नहीं 50,000 तक का कर्जा जो किया। सुनो तो सही भाई, अरे सुनो, हाँ, एनपीए। और दूसरा, अच्छा ये बताओ, सुनो, अब मैं जवाब देता हूं। तो फिर उपचुनाव में तुम्हारी लुटिया डूबी क्यों, सफाया क्यों हुआ? जो कांग्रेस से 5,000 से जीता था वो भाजपा में आके 65,000 से क्यों जीता? जनता ने क्यों जिताया? जो तुलसी सिलावट 5,000 से जीते थे वो 54,000 से क्यों जीते? जो प्रभु राम चौधरी 2,500 से जीते थे वो 65,000 से क्यों जीते? क्या जनता ने गलत किया? तुमने धोखा दिया जनता को, इसलिए जनता ने इतने वोट से तुमको हराया। यह सुन लो, और आगे भी क्या होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं जी कि तुमने एक बेरोजगार का रोजगार दिया क्या? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जी 2 काम किए जी। एक ढोर चराने की ट्रेनिंग का सेंटर खोला और एक बैंड बजाने की ट्रेनिंग का। तो मैंने कहा था वहां, मैं प्रभारी मंत्री हूं, कि पूरे कांग्रेसियों यहां से भी जाओ तुम, सही सब छिंदवाड़ा और ढोर चराओ और बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो। अब कभी सत्ता में आने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने धोखा दिया जनता के साथ जी। हमेशा ढोर चराओ, बैंड बजाओ। और हम तो किसान के बेटे हैं, पैदा हुए जब से ढोर चलाना जानते हैं, बक्कर घेरना जानते हैं, ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, और इसलिए हम मेहनत करते हैं और जो हम कहते हैं वो करते हैं। अरे तुमने जो कर्जा माफ नहीं किया उसका ब्याज हमने दिया किसान को। शिवराज सिंह जी ने कहा था कि ब्याज, अच्छा एक बार बताइए, के कारण जो ब्याज की गठरी किसान पे हो गई है वो हम उतारेंगे, और इसलिए 2,123 करोड़ रुपया किसानों को हमने ब्याज भरा है। अच्छा कमल पटेल जी, आपने स्वयं माना कि भाई 50,000 या 1 लाख रुपए तक का कर्जा उन्होंने माफ किया। हाँ बोला ना, मना क्या कर रहे हैं? यहाँ मंच पे भी माना, लेकिन सवाल इस बात का है कमल जी, कर्जा माफ तो 2 लाख तक का करना था, अब आप आ गए इस चक्कर में, हुआ नहीं। आपको डर नहीं लगता कि लोग 2023 में इसलिए कमलनाथ और कांग्रेस को वापस लाएंगे कि जो बचा हुआ कर्जा माफ होना है, आप ब्याज में निपटा दे रहे हो? सुनो मूलधन कौन चुकाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए कांग्रेस वापस तो नहीं आएगी। आप सुनिए, जब उपचुनाव हुआ मैं कृषि मंत्री बन गया था, मेरे से पत्रकारों ने पूछा कि आप हाँ या ना में जवाब दो कि क्या आप कर्जा माफ करेंगे। हमने कहा हमने कहीं कर्जा माफ करने का वादा किया था क्या? वचन किसने दिया था? कांग्रेस ने। कितने दिन का दिया था? 10 दिन का। और 15 महीने रहे ना, तो मुख्यमंत्री बदला क्यों नहीं बदला? राहुल गांधी ने थूक के चाटा तुमने। और इसलिए हमने जनता में भी कहा लोकसभा उपचुनाव में, सुनिए विधानसभा उपचुनाव में, कि हम कर्जा माफ नहीं करेंगे, इनसे पूछो, इनने धोखा दिया, हमने नहीं दिया। और इसलिए जनता ने हमको जिताया 65,000 से। और सुन लो, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे
तो चना सिर्फ छिंदवाड़ा में 1 हेक्टेयर में 19 कुंटल खरीदा और बैतूल में 13, हरदा में 15 और खरगोन में कृषि मंत्री सचिन यादव, उनके यहाँ 22 कुंटल हेक्टेयर होता लेकिन खरीदा 15, आगरमालवा में होता 23, खरीदा 15। कमल पटेल और शिवराज सिंह जी जब आए, हमने 20-20 कुंटल पूरा प्रदेश का किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सुनो, और 13 कुंटल खरीदते थे 1 हेक्टेयर में सरसों, हमने 20-20 किया और इसलिए हम 65 हजार से जीते। और तुमने धोखा दिया तो जनता ने धक्का दिया। अभी सुन लो, एक बार धोखा दे के जीत सकते, दोबारा अभी जनता के बीच में जाओगे ना तो फिर जनता धक्का देगी। सफाया। और हमने अच्छा एक बार बताइए कमल जी, हाँ, जब आपने इतना अच्छा काम किया है, हाँ, जब आप इतने अच्छी नीतियों के साथ चले हैं, तो ये अचानक आपको इतनी सारी घोषणाएं करने की नौबत क्यों आ रही है? संविदा कर्मचारियों को आपको शासकीय कर्मचारियों के अनुसार वेतन, लाडली बहना करने का दिए आपको हर महीने 1000 रुपए दे रहे ना। और कमलनाथ जी ने बोल दिया मैं 1500 दूंगा, तो आपने बोला मैं 3000 तक दे दूंगा। ये बताओ, जब आपका काम इतना ठीक है तो प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय पे ये कहा था, इस देश को अगर बचाना है तो इस फ्री बी से बचना होगा, मतलब मुफ्त की घोषणाओं के लुभावन वादों से बचना होगा। आपसे जानना यह है, अपने ही पार्टी के और अपने ही देश के शीर्षस्थ नेता की बात को आप लोग अनसुना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा था मुफ्त के खेल में नहीं पड़ना, ये बांटने के चक्कर में नहीं पड़ना। आप इस चक्कर में क्यों पड़ गए भाई? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि जो सक्षम लोग हैं उनको मुफ्त में नहीं देना, लेकिन जो गरीब है, जो असहाय है, उसकी सहायता करना। सुनिए जी, मेरी बात, सुनना शांति से जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2017 में जी, ये प्रयोग शुरू किया था, कोई आज नहीं किया है, जी, कि आदिवासी सबसे गरीब होता है और आदिवासी में सबसे गरीब जाति आती है बेगा, बहारिया, सहारिया, जो छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उसमें सबसे गरीब हैं, पातालकोट में रहते हैं, आज विकास से कोसों दूर हैं और इसलिए उनमें कुपोषण होता है। बच्चों को वो ठीक से खिला पिला नहीं सकते, वो भी कुपोषित रहती, बच्चे भी कुपोषित रहते हैं और इसलिए वो कुपोषित ना हो, वो सशक्त हो, इसलिए उसको खान पान के लिए कुछ चाहिए, लेकिन गरीब है और इसलिए 1000 रुपया महीना बेगा, सहारिया, बहारिया को देना प्रारंभ किया और वो 1.5 साल तक चला। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि वो 1000 रुपया बंद किया। एक, गरीबों को खत्म हो जाए कोई डोकरा डोकरी, तो बुजुर्ग माता पिता तो गांव की भाषा में डोकरा डोकरी बोलते हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, तो वो जाता था पड़ोसी के यहाँ, पटेल साहब, ठाकुर साहब, सेठ जी, मेरे दादा दादी खत्म हो गए हैं, मुझे अंत्येष्टि के लिए सहायता चाहिए, क्योंकि गरीब होता था, तो वो मांगता था, घूमता रहता था, कहीं मिलते थे, कहीं नहीं मिलते, कहीं ब्याज से मिलते थे और इसलिए ये दर्द कांग्रेस ने 50 साल में नहीं पहचाना। शिवराज सिंह चौहान चूंकि गांव का बेटा है, किसान का, उसको गांव में देखा, उसने याद आया, तो इसलिए उन्होंने 5000 अंत्येष्टि के शुरू किए। दुर्घटना में मुखिया खत्म हो जाए मजदूर, तो उसके पत्नी बच्चे क्या करें, तो उसके लिए 4 लाख रुपए की व्यवस्था की, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख की व्यवस्था की, संबल योजना लेकर आए गरीबों के लिए। कमलनाथ जी ने उस संबल पे भी चोट करी, उसको भी बंद किया, 5000 वो भी बंद कर दिया। मैं बीच में माफी चाहूंगा कमल जी आपसे सवाल करने के लिए, छोटा सा सवाल है। ये सब कब किया? आपने बताया 2017 में किया। किसने किया? गरीब का बेटा, किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान ने किया। उसे पता है क्या जरूरत होती है। पर हमको जहां तक पता है, शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 2005 में बन गए। ये 2005 से 2017 तक क्यों याद नहीं आया? 2018 में चुनाव आया तो क्यों याद आया? बहनों को आर्थिक सहायता की जरूरत है, ये बात 2023 जून में क्यों याद आई? ये लोगों के जहन में सवाल है। कमल पटेल जी बड़े जागरूक आदमी है, उनके पास इस सवाल का उत्तर होगा। बताइए ना, हमारी जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल सही कहा कि ताली बजा रहे हैं। मैं इनसे ही पूछता हूं कि भैया तुमने 50 साल तक फसल बीमा क्यों नहीं लाए? तुमने किसान क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लाए? तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों कर रहे हैं? अब क्यों घोषणा कर? देखिए, अपना घर कोई भी, मैं खुद एक किसान हूं, एक मजदूर है, पहले वो अपनी मूलभूत आवश्यकता जो वो होती है वो देखता है, उसको अपने चलने लायक होता है, फिर जैसे जैसे बजट की व्यवस्था होती जाती है और उसके बाद करते जाते हैं। हमने सबसे पहले किसान को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना का लाभ दिया और मुझे बताते हुए गर्व है
कि आज मध्य प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ पहला नंबर पे है। कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। इनके राज में तो कृषि विकास दर माइनस थी, बिजली आती नहीं थी। 2990 मेगावाट बिजली थी, हमने आज 25,000 मेगावाट कर दी। हमने सिंचाई जहां 7 लाख हेक्टेयर थी, आज 45 लाख हेक्टेयर कर दी। हमने कहीं सड़क थी क्या बताओ? बैतूल आने में 10 घंटे लगते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था। ना आप आ सकते थे, ना मैं आ सकता था। हरदा से यहाँ विजय खंडेलवाल जी के फॉर्म भरवाने आते थे, हमारी आधी गाड़ियां टूट फूट जाती थी, कार्यकर्ताओं को बहुत दिक्कत जाती थी। लेकिन आज मैं 2.5 घंटे में भोपाल से यहाँ आ गया। ये परिवर्तन है, ये किया है। तो आधारभूत ढांचे का भी विकास किया और व्यक्तिगत विकास भी हमने किया है। और इसलिए जैसे जैसे अभी और समस्याएं तो अनंत हैं, जब तक सृष्टि रहेगी जब तक रहेगी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हमने ये कर और हमने किया। छोटा सा सवाल है, ये जो 2.5 घंटे में आप भोपाल से बैतूल आ गए, ये सड़क अच्छी होने के कारण आ गए या आपकी गाड़ी बेहतर हो गई इसलिए आ गए? नहीं, सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है इसलिए आ गए। सुनिए मेरी बात, सुनो। हाँ सुनो, हंस क्या रहे हो भाई? पहले जब सड़कें अच्छी नहीं थी ना, तो ये बेहतर थी। जीप, अरे सुनो भाई, जीप और बसें बंद हो गई थी। प्राइवेट बसें बंद चलना, हरदा इंदौर से हरदा आने में पढ़ने जाता था, 10-10 घंटे लगते थे। रक्षाबंधन पे घर आता था तो रास्ते में गाड़ी नीचे उतरी तो हो जाता था। आज 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये बैतूल हरदा, जब विजय खंडेलवाल जी सांसद बने और अटल जी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी परिवहन मंत्री बने, मैं खुद यहां से लेकर गया खंडेलवाल जी को, सुमित्रा जी से चिट्ठी लिखाई और ठाकरे जी के पास राजनाथ सिंह जी आए। मैंने कहा भाई साहब, हरदा कोई टैक्सी नहीं आती है, आप इसको नेशनल हाईवे कर दो। और हमने उसको नेशनल हाईवे कराया। और बता रहा हूं मैं आपको, देश का पहला ये नेशनल हाईवे जो बगैर स्टेट हाईवे के हुआ, ये सिंगल रोड था। एक बार जोरदार ताली कमल पटेल जी के प्रयास के लिए। पूरे अधिकारियों ने मना कर दिया था, बोले सर ये तो शर्त है पहले की स्टेट हाईवे होना चाहिए नेशनल हाईवे के लिए। तो ठाकरे जी ने कहा कोई नियम नहीं, राजनाथ सिंह जी कर दो। राजनाथ सिंह जी का कर दूं ठाकरे जी, उन्होंने कहा कर दो। और इसलिए ये देश का पहला नागपुर बैतूल हरदा इंदौर हाईवे है नेशनल, NHAI में आया जो बगैर स्टेट हाईवे के नेशनल हाईवे हुआ है। यह है काम करने वाली सरकार। तो कमल जी, काम करने वाली जो ये सरकार है, आप बार बार ध्यान इस तरफ दे रहे हो और इतने आपके लोग यहाँ बैठे, इनकी तरफ ध्यान कब दोगे? सबकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब बताओ, हमारे साथ में DDO उइके साहब बैठे हुए हैं, यहाँ के बड़े जिम्मेदार सांसद हैं, हेमंत खंडेलवाल जी बैठे हुए हैं, आपके भी बड़े परम मित्र हैं। मेरा छोटा ये लोग अभी बता रहे थे भाई बैतूल के लिए बहुत काम कर रहे हैं, वो काम करने के तहत एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान क्यों नहीं दे रहे भाई आप इनकी ओर? ये उइके साहब और खंडेलवाल साहब को यहां पे बोलना पड़ा, कोशिश कर रहे हैं। कमल पटेल जी को होते हुए भी केवल कोशिश। देखिए, पहले मध्य प्रदेश में जब मैं पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री था 2005 में, सुनिए जरा, उससे पहले हमेशा कांग्रेस की सरकार रही थी। कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, 6। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने 30 मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, 30 सरकारी और ये प्राइवेट में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। एग्रीकल्चर कॉलेज भी हम प्राइवेट में भी खुलवा रहे हैं, सरकारी भी खोल रहे हैं। लेकिन एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए। तो पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो पहले खुले हैं, हमने खोले हैं, उनकी बिल्डिंग, उनके सब व्यवस्था हो जाए और वो ठीक से चलने लगे। उसके बाद में नए हम खोलेंगे। नहीं तो कॉलेज तो खोल दें, कल ही खोल दें हम, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं होगी तो वही हाल होगा कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है, दस्तखत कमलनाथ, और बाद में कुछ नहीं। तो हम ऐसा काम नहीं करते, हम ऐसा काम नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान जो घोषणा करता है वो पूरी करता है और उसके बाद में पूरी बजट की व्यवस्था भी करता है। बैतूल के लोग इतने बैठे हैं ना कमल जी, आप जैसा दमखम वाला आदमी है, बैतूल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है आप। बैतूल के लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी ओर इसलिए देखते हैं कि आपकी पार्टी बैतूल से किसी को मंत्री बनाती नहीं, तो लोग मानते कमल जी बन गए। मैं बैतूल का ही हूं, मैं पूरा पूछो बैतूल का ही मानते। मैं प्रभारी मंत्री रहा हूं यहाँ का, और मैं नीचे बैठ के काम करता हूं। तो आप बताओ कमल जी, आप बोल रहे हो मैं बैतूल का ही हूं। जब भी कॉलेज खुलेगा बैतूल को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप अभी भी बहका रहे हो प्राथमिकता। 200 करोड़ रुपए कमल पटेल जी, आपकी सरकार कहती है पैसे की कोई कमी नहीं विकास के लिए। क्या कमल पटेल जी मानते हैं कि बैतूल जिस हालात में है, एक तरफ छिंदवाड़ा देखिए, एक तरफ अमरावती देखिए, एक तरफ होशंगाबाद देखिए, बैतूल के लोगों को लगता है यार अपन मध्य प्रदेश की स्वर्णिम बनाने के हिस्सा है कि नहीं है? तो कमल जी को नहीं लगता कि यार 200 करोड़ रुपए इनके लिए करने चाहिए? उइके साहब को भी जाना है 6 महीने बाद चुनाव में, उनके लिए कुछ सोचेंगे नहीं आप? नहीं जी, वैसे जीतेंगे। उइके जी तो जबरदस्त तरीके से काम किया है। सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको,
कॉलेज भी खोलेंगे जहां जहां आवश्यकता होगी। अभी हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं जिसमें किसान की आय और बढ़े, किसान अच्छी उन्नत का बीज, खाद और दवाई की व्यवस्था हो, और इसलिए हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इजराइल के सहयोग से बना रहे हैं। अभी कहां पर? हरदा में। हरदा बैतूल एक ही संसदीय क्षेत्र है, इसी संसदीय क्षेत्र में उनके क्षेत्र में खुलवाया है जी। और वो इजराइल के अभी भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जिसमें हार्टिकल्चर और फलोद्यान इसके अंदर उन्नति होगी। ये हमारा जिला जो है बैतूल, ये हार्टिकल्चर में, क्योंकि छोटे किसान बहुत हैं यहाँ, और इसलिए इन छोटे किसानों को हम हर प्रकार के प्रशिक्षण देंगे, इनको अच्छा बीज, अच्छे पौधे, और उसके बाद वो करें। और उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपया आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान अधोसंरचना विकास फंड दिया है। और उसमें किसान, देखिए पहले क्या था, किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया। अरे सुनो भाई, मैं किसान हूं, किसान खेती के लिए खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन के लिए ऋण कर सकता है। लेकिन अगर किसान चाहे, मैं किसान हूं, मैं चाहूं कि मैं आलू पैदा करता हूं, मेरा आलू कभी 2 रुपए 4 रुपए किलो बिकता है और आलू की चिप्स 500 रुपए किलो बिकती है, तो मैं एक आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा लूं। लेकिन नहीं, बैंक ऋण नहीं देगी। मैं गेहूं पैदा करता हूं, मैं मैदा मिल डालना चाहूं, बैंक ऋण नहीं देगी। मैं चना पैदा करता हूं, मूंग पैदा करता हूं, दाल मिल डालना चाहता हूं, बैंक कहेगी नहीं। क्यों? बोले शहर में प्रॉपर्टी होना चाहिए, शहर की प्रॉपर्टी को गारंटी में रखो तब मिलेगा। अब इसलिए मुट्ठी भर शहर के लोग, सुनिए भाई, सुनिए जरा, बीच में मत बोलो, जवाब दे देना बाद में, है ना समझ में? सुनिए जरा, ये कार्यक्रम आपके हमारी बात करने का नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए, बाद में जवाब, बाद में पूछना ना, जवाब दूंगा, एक एक चीज का जवाब दूंगा। सुनिए, प्रेम से बोल रहा हूं। अरे मेरी बात तो हो जाने दो। अरे कमल जी, आप अपनी बात कहिए ना। सुनिए, तो गांव के व्यक्ति को कोई अधिकार ही न था। मैं राजस्व मंत्री था, ये मध्य प्रदेश नहीं, देश में और दुनिया में पहला कानून लेकर आया कि गांव में रहने वाला आबादी में, ये बैतूल है, बैतूल के बाजू में ग्राम पंचायत है, उसके प्लाट की कीमत भले ही 1 करोड़ हो तो वो 1000 रुपए की जमानत नहीं करा सकता था, 1 रुपए का लोन नहीं ले सकता था, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिलती, उसको सॉल्वेंसी नहीं बनती। लेकिन बैतूल में है ये सीमा, यहाँ इसलिए ये बैतूल में है जी, उसी का खुद का प्लाट ग्राम पंचायत में है, वो भी 1 करोड़ का है, उसको कोई सुविधा नहीं, और उसका शहर की नगर पालिका सीमा में है तो वो 1 लाख की 1 करोड़ की जमानत ले सकता, लोन ले सकता, लिमिट ले सकता सब। और इसलिए 2 भाई हैं, एक को गांव में हिस्सा मिल गया, एक को शहर में मिल गया, तो शहर वाला बैंक से लोन लेगा 1 करोड़ तो 33% यानी 33 लाख की सब्सिडी मिलेगी, 40% की सब्सिडी मिलेगी, बाकी टैक्स की छूट मिलेगी। लेकिन गांव वालों को नहीं, इसलिए गांव पिछड़ गए और शहर के मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए। देश का पहला राजस्व मंत्री हूं मैं, गर्व से कहता हूं, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व हमने गांव की आबादी का मालिकाना हक, जो गांव में हमारे पुरखे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के समय से रहते आ रहे हैं, वो मालिक नहीं थे, हमने उनको मालिक बनाया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका पायलट प्रोजेक्ट में हरदा से शुरू किया मसन गांव, और उससे हमने बनाई मुख्यमंत्री आवास योजना, जिससे पक्के मकान पहले आती थी, कुटी इंदिरा आवास गांव में 1 या 2, एक अनाथ 100 बीमार, वो हमने प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो वो मध्य प्रदेश का मॉडल उन्होंने पूरे देश में लागू किया और मुख्यमंत्री आवास को प्रधानमंत्री आवास में बदलकर 100% अनुदान देकर आज 3.5-4 करोड़ मकान बनाए। तुमने तो 50 साल में एक मकान नहीं बनाया पक्का, हमने ये किया। उसके बाद आज अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं, अब गांव के लोगों की तस्वीर बदलेगी। अब किसान का बेटा मोदी जी ने व्यवस्था कर दी है 1 लाख करोड़ की, जिसमें 3% की ब्याज की छूट रहेगी। अरे सुनिए मेरे निवेदन को सुनिए ना, मेरी बात सुनो। अरे और 2 करोड़ तक का वो लोन ले सकता है, और उससे अब गांव का बेटा खेती के साथ व्यापार व्यवसाय और उद्योग कर सकेगा, और उससे वो आलू की चिप्स बनाएगा, वो 500 में नहीं बेचेगा, 200 में बेचेगा तो कमाएगा, गांव में रोजगार मिलेगा। सुनील जी, मैं माफी चाहूंगा, कार्यक्रम पूरा होने दीजिए प्लीज। गांव की बेरोजगारी दूर, आप ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति बैठा हुआ है, और मुझे बताते हुए खुशी है, सुनिए 1 लाख करोड़ में से मध्य प्रदेश को 7,440 करोड़ मिला। मेरा सवाल ये है, सुनिए, आप लगातार आंकड़े दे रहे हैं, मेरा सवाल तो बैतूल की धरती पे बैठा हूं, जिस बैतूल का आप अपने आप को बता रहे हैं, मैं बैतूल में आया हूं, मेरा बैतूल के प्रति जिम्मेदारी बनती है। मेरा सवाल यह है, 1 लाख करोड़ देश के स्तर पर किसान के लिए, 60,000 करोड़ आपने बताया मध्य प्रदेश के लिए, बैतूल को एक एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 200 करोड़ चाहिए। आप जैसा सक्षम जनप्रतिनिधि, आप जैसा दमदार मंत्री और इतने जागरूक आपके साथी, क्या बैतूल को 200 करोड़ भी नहीं मिल सकते? यहाँ के किसानों की बेहतरी क्या बोला, प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे,
प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे। बजट व्यवस्था होते से सबसे पहले प्राथमिकता बैतूल को दी जाएगी, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। तो अभिनंदन। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सुनिए, पूरा प्रदेश की जनता सुन रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1 लाख करोड़ में से 7,440 करोड़ मध्य प्रदेश को मिला, जिसमें से हमने 4,500 करोड़ खर्च करके किसानों के समूह को, किसानों की सोसाइटियों को, किसानों को 3,500 से ज्यादा तो वेयर हाउस दी, जो पहली बार किसानों को 3,500 किसानों को सब्सिडी मिली है। और देश में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया है। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, लेकिन उसने 700 करोड़ खर्च किया। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, उसने 600 करोड़ खर्च किया है। और पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, जिसने 4,500 करोड़ खर्च कर दिया, 10,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अच्छा कमल जी, अब एक बात बताइए, अपन आखिरी दौर की बातचीत में है, आपने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए, भाजपा ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, पर बैतूल की जनता को पिछली बार भरोसा नहीं हुआ विधानसभा चुनाव में। 5 विधानसभा सीटें थी, 4 विधानसभा सीटों पर जनता ने आपकी पार्टी के खिलाफ जनादेश दिया। अब ये मत कह देना कि वो बहकावे में आ गए। बहकावे में बाकी प्रदेश के लोग क्यों नहीं आए भाई? कई इलाकों में भाजपा बढ़िया तरीके से जीती, विंध्य में जीती, महाकौशल में भी जीती। आपसे जानना यह है, बैतूल में ऐसा क्या होने की जरूरत आपने महसूस की कि भाई ये करने की जरूरत है, नहीं तो जनता वापस ऐसा ना कर दे? आप तो यही के हो ना? नहीं, सुनिए, तो इसके संदर्भ में बताइए। सुनो हिमांशु भाई, बैतूल में पिछली बार मैंने कहा ना, 2 लाख का कर्जा माफ, जितने लालीपाप दे सकते थे दिए। चलो, यहाँ की जनता आ गई, हम जनता का निर्णय सिरोधार्य करते हैं। सुनिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता। वो जनता का जो निर्णय है वो हमारे सर आंखों पे, हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन हमने 6 महीने के अंदर जनता ने जो धोखा दिया ना, जनता ने फिर ऐसा धक्का दिया कि लोकसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़कर दुर्गादास उइके पांचों विधानसभा में 50-50 हजार से अधिक वोट से जीते। अब ये उनसे पूछो, कांग्रेसियों से और कमलनाथ और राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह से, कि 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा परिवर्तन हो गया, सफाया हो गया? क्योंकि तुमने धोखा दिया। उसका उत्तर है कि लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी के प्रति था, दुर्गादास उइके उसमें मददगार थे। वो कहते हैं, वो मानते हैं। अब वो मानते हैं। आपसे सवाल है, वो मानते हैं क्या? कमल जी, सवाल है गंभीर। बोलो भाई, आप इतनी मेहनत कर रहे हो वापस आने के लिए सत्ता में, संविदा, लाडली बहना, सीखो कमाओ योजना। आपसे केवल एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरी ओर से, फिर हम 3 सवाल लेंगे जनता से कि 2023 में बैतूल में आपके मित्र आपके साथ विधानसभा में दिखाई दें, इसके लिए क्या तैयारी है? सीधा सवाल है। पूरी तैयारी है, और मैं आज लिख लो जी, 5 की 5 विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा, दावे के साथ कह रहा हूं। और मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं जी, छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिलेगा। अभी नगर निगम के उपचुनाव हुए, जहां सांसद कमलनाथ जी का बेटा नकुलनाथ, जहां विधायक कमलनाथ है ना, महापौर उनका, उसके बाद में भी हम उपचुनाव जीत के आए हैं। 366 वोट से जीता। अभी हमारा पार्षद इनको पटक दे के आए हैं, और सारी नगर पालिका हम जीत के आए हैं। और इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने जो इन 3 साल में काम किया है, 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, अगर मैं कहूं तो एक तरफ नेहरू जी से लेकर सारे प्रधानमंत्रियों को एक पलवे पे बिठा दो, और एक पलवे पे मेरे अकेले मोदी जी को बिठा दो, तो मोदी जी का पलवा भारी है। एक तरफ रविशंकर शुक्ल से लेकर, सुनिए, रविशंकर शुक्ल से लेकर दिग्विजय सिंह को बिठा दो, सारे मुख्यमंत्रियों को, और एक तरफ मेरा दुबला पतला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पलवा भारी है। हर क्षेत्र में हम नंबर 1 हैं, और इसलिए जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, विकास किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके बल पर हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप जैसे नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह दो और बाद में बदल जाओगे, पैसे ही नहीं है। मैं विधायक था जी, कमलनाथ जी से विधानसभा में कहा जी कि किसानों का बीमा का पैसा प्रीमियम जमा करो, बोले पैसे ही नहीं है। कोई ये करो, बोले पैसे ही नहीं है। लेकिन आईफा के लिए 700 करोड़ है। हेमा मालिनी के हीरोइन के जो है खंडे से मिला खाद डाल के फोटो खिंचाने का समय है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। और इसलिए कमलनाथ जी को और कांग्रेस को किसानों ने, गरीबों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने धक्का दिया, और ये धक्का हमेशा के लिए है। अब कांग्रेस खत्म, कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म। कमल पटेल जी का कहना है, कमल पटेल जी का दावा है
कि 2023 में जब चुनाव होगा तो बैतूल की पांचों सीटों पर कमल खिलेगा। दावा है उनका। बहरहाल अब समय है मेरा, सुनील जी विनम्र आग्रह, हमारा कार्यक्रम सवाल जवाब का, आप सबसे आग्रह है कि हम सवाल लेने के लिए हैं, सवाल जिसको करना है वो अपना नाम बताए और उन्हें सवाल। सुनील जी। जी मैं हाँ पूछो। मंत्री जी से बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं अपना प्रश्न, और मुझे दुख इस बात का है कि मंत्री जी जब हम लोग की तरफ इशारा करके बात कर रहे थे तो बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। नहीं, ये गुस्से का समय नहीं है मंत्री जी। आपने खुद हमेशा कमल में सुनो भैया, क्वेश्चन मेरा निवेदन है, क्वेश्चन सुनने की भी ताकत रखो। है ना? अरे एक नहीं 100 प्रश्न करो, जवाब देंगे। आपके कानून के सरकार के आंकड़े खुद बोलते हैं कि कमलनाथ जी ने इस प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। साथ में आपके रिश्तेदार का भी कर्जा माफ हुआ है। सुन लो, हुआ है। उसके बाद उसके बाद जब तक आप मंत्री नहीं बने थे, आप खाली विधायक थे, तब आप कबूल करते थे कि कमलनाथ जी ने मेरे रिश्तेदार का और प्रदेश में कर्जा माफ किया है, मगर मंत्री बनने के बाद आपकी जवान चुप हो गई है। नहीं सुनो, सुनो, पहले हमारा प्रश्न सुनो। पहले आप सवाल तो करें। इस समय अब सवाल सुनो। भाषण दे लो। इस समय प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल अगर कहीं मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में मिल रहा है। इस समय पेट्रोल से महंगी तुअर की दाल से महंगे टमाटर से महंगी समार से महंगी अदरक, और अदरक से महंगा मीठा तेल। सुनो मेरा प्रश्न, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं, जनता को आपकी सरकार की योजना से कोई लेना देना नहीं है। जनता को अगर लेना देना है तो ये जो महंगाई आप दिनों दिन बढ़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसानों के पास प्रश्न कर रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं? नहीं, सुनो, भाषण देने खड़े हुए प्रश्न कर रहे हो? अरे आप पूछो भाई, भाषण के लिए की ताकत रखो। भाषण देने के लिए आए हो। सुनील जी माफी चाहूंगा आपसे, सुनने की ताकत नीले डागा जी के समय पर। मैं 1 मिनट निवेदन करना चाहता हूं, आप सुनिए। तो आप सवाल कीजिए। हाँ, सवाल मेरा ये। कहाँ सवाल है? जब किसान के खलियान में तुअर थी, तब तुअर 5,000 रुपए क्विंटल बिकी, और जब वो तुअर बड़े बड़े उद्योगपति के गोडाउन में आई तो तुअर दाल 140-150 रुपए किलो। ये अंतर क्यों है कमल पंडित जी? ये सीधा सवाल है। मेरा ये सवाल है। बस ये गलत बोल रहे हैं। एक मिनट, जब अदरक किसानों के खलियान में रहती है तो अदरक 15 रुपए 20 रुपए किलो बिकती है, और जब अदरक बड़े व्यापारियों को उसमें आते हो 200 रुपए किलो। ये आपकी सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सरकार उद्योगपति के नाम के घुंघरू अपने पैरों में बांध के चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार है। कमल जी, सीधा सवाल इतना है, सुनील जी ने तो अपनी पूरी बात कह ली, उन्हें जनप्रतिनिधि होकर कभी आएंगे तो आपके लिए चुनौती बनेंगे, शुभकामनाएं है। लेकिन आपसे सवाल यह है कि किसान को उसकी उपज का दाम वो नहीं मिलता जो साहूकारों का अपने गोदाम में रखने के बाद दाम मिल रहा है। तुअर दाल 5,000 रुपए में मिल गई, आप उपलब्धि बता रहे हैं, और आम आदमी के पास वो तुअर दाल 140 रुपए किलो क्यों जा रही है? ये सुनील जी का सवाल है। देखिए, जो मैंने शुरू में ही कहा था, ये जो उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, ये उद्योगपति अभी 9 साल के अंदर ही पैदा हुए हैं क्या? सुनो, आज का दैनिक भास्कर पढ़िए। अरे मेरी बात सुनो भाई, आज का दैनिक भास्कर पढ़िए। आज के दैनिक भास्कर ने कहा कि बड़े लोग जो हो रहे हैं वो शहर से ज्यादा अब गांव की तरफ से आ रहे हैं, और वो भी करोड़पति बन रहे हैं, क्योंकि अब गांव लोगों को मौका मिल रहा है। गांव में सड़कें हैं, गांव में सिंचाई है, गांव में बिजली है, और इसलिए गांव में भी अब उद्योग लगकर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज का दैनिक भास्कर फ्रंट पेज पर पढ़ लेना, नहीं पढ़ा हो तो। ये मोदी जी की उपलब्धि है। दूसरी बात, टाटा बिरला अंबानी करते हो, अडानी अंबानी, ये कोई मोदी जी ने पैदा किए क्या? ये तुम्हारे समय के हैं। साल 50 साल तक मुट्ठी भर लोगों के पास था। मैं ये पूछता हूं तुमसे, तुमने 50 साल राज किया, 1 किलोमीटर बैतूल से गांव में सड़क क्यों नहीं बनाई? आज मोदी जी और प्रधानमंत्री अटल जी के गांव में सड़कें बनाई। तुमने बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की? तुमने सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं की? और सुनो, टमाटर के रेट बढ़ गए तो तुमको तकलीफ हो गई। जब भाव नहीं रहता तब भी चिल्लाते हो विपक्ष में, और भाव मिल रहे तो चिल्लाते हो। अरे हाँ, सुनो, महंगाई की दर सबसे कम है। अरे तुम्हारे समय में कितनी होती थी महंगाई भाई? और ये जो डीजल की बात करते हो, ये डीजल पर सेस लगाने का काम दिग्विजय सिंह ने शुरू किया था, हमने तो कम किया है। और उस समय क्या था?
अगला ये सवाल देखो लेंगे अपने आप। आईने। कमल जी अगला और सवाल मेरा लेंगे। ये कहना सुनिए, जी, अगला आदरणीय सुनिए। मंत्री महोदय जी, मेरा सवाल है आपसे। मैं विश्वास ऋषि दीक्षित बैतूल से। हाँ, आप बड़े बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं और बड़ा सम्मान कांग्रेसी भी करते हैं आपका। लेकिन आपने अभी बहुत छोटी बात करी, मन से बड़ा दुख हुआ, काय की छोटी बात? दिल विचलित हुआ मेरा। आप नेहरू की तुलना, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी की तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं कर सकते। उनका कद बहुत बड़ा है, उनका कद बहुत बड़ा है। आपने जो किया उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये सवाल मैंने ये क्या कहा? सवाल है। आपको सवाल ये करना चाहिए, नेहरू एक सोच है। आप नेहरू की सवाल ये होना- बरोबरी में खड़े नहीं कर सकते क्यों? मोदी जी को। पूरी दुनिया- दिस इज नॉट फेयर, अरे दिस इज नॉट मोदी- फेयर। प्रधानमंत्री सुनो, मोदी जी के लोग दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष पैर पड़ रहे हैं, अमेरिका के लोग 159 बार खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री का गौरव है। आज तक कहीं हुआ क्या? पहले तुम्हारे समय में प्रधानमंत्री जाते थे, लोग कहते थे भीख का कटोरा लेके आए। मोदी जी हैं जिन्होंने जिंदा रखा है, 2 वैक्सीन बनवा दिया देश में, देश को आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया का आज नेतृत्व कर रहे हैं। पूरी दुनिया निराशा से आशा की ओर देख रही, भारत की ओर। ये भारत है, ठीक है ना? जरा दलगत राजनीति से ऊपर आओ। मोदी के बराबर दुनिया में कोई नेता नहीं इस समय। वरदान है भारत के लिए। एक महत्वपूर्ण बात, एक मिनट, एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं कमल जी माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। मेरे एक साथी जो कार्यक्रम में मौजूद है, उन्होंने इस बात पर सवाल उठा दिया कि आपने कैसे कह दिया, नरेंद्र मोदी की तुलना नेहरू जी से कैसे कर दी आपने? भाई नेहरू जी को किसने चुना था? हम लोगों ने चुना था, मतलब हमारे पूर्वजों ने चुना था। वह भी हमारे देश के ही प्रधानमंत्री। एक मिनट, गलत बात नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश की जनता के द्वारा 1952, 1957 और 1962 में बाकायदा निर्वाचन के द्वारा भी प्रधानमंत्री बने थे। गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी इस देश की जनता ने ही 2014 और 2019 में स्पष्ट जनादेश देकर चुना। अगर वह व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो वो हमारे लिए गर्व का विषय है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और चाहे वह नरेंद्र मोदी हैं। अगर आप इस प्रकार का सवाल करें कि उनके मुकाबले आप इनको कैसे देखते हो, तो वो सवाल जायज है। पर आपने उनके साथ कैसे खड़ा कर दिया? क्या दाऊद के साथ खड़ा कर दिया क्या? अगर इस देश की जनता ने कभी पंडित नेहरू को चुना, कभी इंदिरा गांधी को चुना, तो उसी देश की जनता ने उतने ही सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी को चुना है और उनका भी वही सम्मान है। जनता अगला फैसला 2024 में लेगी, उसका इंतजार कीजिए, तब अपनी टिप्पणी करें। लेकिन हमें अभी सवाल लेने हैं। मेरा आपसे आग्रह ही है, ये कोई कांग्रेस बीजेपी के बीच के झगड़े का मंच नहीं है। यह है जनता के बीच अपने सवाल जनप्रतिनिधि से पूछने का। आप टिप्पणी मत करिए, सवाल करिए। ऐसे मौके कम अवसर पर आते हैं। जी देखो भाई, देखो सुनो, 1 मिनट सुनना जरा। शुरुआत आपने की, जब मैं जवाब दे रहा था तो आपको सुनना चाहिए था। आपने चिल्ला चोट की बीच में, मैंने नहीं किया। पहले कोई बात नहीं, सर मेरा एक दरख्वास्त मेरी भी सुन लीजिए। सर प्लीज, मेरा सवाल, सुनील जी, हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, वो खड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते। प्लीज अभी एक दरख्वास्त है मेरी। प्लीज, ये रैली नहीं है सर, इसे रैली मत बनाइए। ये मंच है और ये संवाद 2023 बैतूल संस्करण चल रहा है। बैतूल के बारे में बात, विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात। आपके नीले डागा जी यहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से बोलकर गए, सुना ना सबने बैठ के। उन्होंने बताया भाजपा ने ये नहीं किया, शिवराज सिंह ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, आदिवासी के संदर्भ में उन्होंने बता दिया, तो उसको सुना ना। तो आपका धैर्य क्यों इतना ज्यादा चुक रहा है? आपको भरोसा नहीं अपने ऊपर? अगर आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते तो भरोसा रखिए ना अपने ऊपर, जनता आप पे भरोसा करेगी। इतना क्यों घबरा रहे हैं? जी भाई उनके पास जो जवाब है वो वही जवाब देंगे, और जो जवाब वो देंगे उसके आधार पर आप और जनता फैसला करेगी। अगर सही जवाब नहीं मिल रहा है तो जनता 2023 नवंबर दिसंबर में जवाब देंगे। चलिए आपका सवाल। मेरा सवाल भैया, ठीक है, आखिरी सवाल दीजिए। मेरा सवाल ये है श्रीमान, हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिसका पानी पी रहे हैं, जो ताप्ती इस पूरे जिले का मान सम्मान रखती है, हम ताप्ती पे बात करें। ये फालतू की बात है तो कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, क्या हम ताप्ती के लिए पूछे लोगों से, मंत्री जी से हम पूछा था कि आप नर्मदा के किनारे रहते हैं, शिवराज सिंह नर्मदा के किनारे रहते हैं, मोदी जी गंगा किनारे रहते हैं। भैया ताप्ती के किनारे भी हम लोग रहते हैं। ताप्ती
ताप्ती विकास प्राधिकरण का क्या हुआ? कमल जी इसमें बता दें। और ताप्ती घाटी परियोजना उस समय क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में सरकार थी, ताप्ती नर्मदा दोनों था। हम ही करेंगे, दूसरा कोई करने वाला नहीं है, हम ही करेंगे उसको। देखिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, विनम्रता से कह रहा हूँ। आप देखो, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले बैतूल में कितनी सिंचाई होती थी, कितने डैम थे, कितने तालाब थे, और अब कितने डैम और तालाब और सिंचाई हो रही है। पहले कितनी बिजली थी, पहले अब कितनी है, पहले कितनी सड़कें थी, आप खुद ही देख लो, और अब कितनी है। अब गांव-गांव बारिश में भी सड़कों से आ सकते, नहीं तो बारिश हुआ कि गांव शहर में ही रहते थे, कहीं जा नहीं सकते थे पैदल 1 किलोमीटर भी। और इसलिए जितनी सिंचाई हमने की, मैंने बताया ना, 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर किया, हम 65 लाख तक ले जा रहे हैं। उसमें ताप्ती उसका भी करेंगे, और हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, और बिजली की 24 घंटे व्यवस्था। आपके समय तो बिजली आती नहीं थी भैया, 24 घंटे में 2 घंटे भी नहीं मिलती थी। और इसलिए जो तुलना करो तो जरा पहले का भी देख लो, अपना ही ना पहले देखो। एक उंगली उठाते हैं हम सामने पे तो 3 अपने तरफ आती है। तो पहले अपन ने क्या किया इतने सालों में, वो देखो, और हमने इसमें क्या किया। लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और जब तक सृष्टि रहेगी, समस्या रहेगी, उसको हल करना है। लेकिन हम प्राथमिकता के साथ गर्व से कह सकते हैं कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने 9 साल में किया। जो काम 50 साल में नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, वो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने किया है। और अभी हम कह रहे हैं, हमने ये 3 साल के अंदर गांव, गरीब किसान, में बता रहा हूं, मैं कृषि मंत्री हूं, आज आंकड़े सही देख लेना। आपने 15 महीने में 1 रुपया बीमा प्रीमियम जमा नहीं किया, इसलिए बीमा नहीं मिला। 18 का, 19 का खरीद कर अभी का। और हम कमलनाथ जी के पास मैं खुद गया तो बोले कि पैसे नहीं कमल क्या करें, लेकिन आईफा के लिए 700 करोड़ थे किसान। हम शिवराज सिंह जी आए, सुनिए जरा, 7 दिन के अंदर सरकार, कमलनाथ जी से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 7 दिन के अंदर हमने 722 करोड़ जमा किए, और किसानों को हमने 4500 करोड़ बीमा दिया। मैं मंत्री बना, उसको बढ़ाता बढ़ाता 8000 करोड़ ले गया। वो बीमा 10,000 करोड़ मिलता, लेकिन क्यों नहीं मिला? 2000 करोड़ कम इसलिए मिला कि कमलनाथ जी को अधिकारियों ने कहा कि सर, ये 100% इसके अलावा फाइनेंस होता बीमा। अगर किसान 1 लाख का केसेस लेता तो 1 लाख का बीमा हो जाता। अपन इसको 75% कर देंगे तो अपने को 25% बीमा प्रीमियम कम भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसान से खरीफ में लेते हैं 2%, 1 लाख पर 2000, और रबी में लेते हैं 1500, तो 3500 लगा। और बाकी का 15% पे बीमा होता तो 13,000 सरकार को भरना होता, तो 6,500 स्टेट गवर्नमेंट को, और 6,500 जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट भरती है उसके दूसरे दिन सेंट्रल गवर्नमेंट 6,500 भरती है। एग्रीमेंट है, सरकार का करार है। इनको समझ में आ गई कि बोले हाँ यार 25% बच जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, सुनना जरा सर, बीच में बोलना मत, सुनो। इन्होंने 25% कम कर दिया, तो उसके कारण 2000 करोड़ कम मिला। अब मैंने कमलनाथ जी से प्रश्न करता हूं हमेशा कि 2000 करोड़ ज्यादा मिलता, 10,000 करोड़ देते हमारी सरकार आने के बाद में 8000 करोड़ दिया। ये 2000 करोड़ कमलनाथ अपनी कंपनी से देने, तो कांग्रेसी कार्यालय से दे। और हमने आते से ही, मैंने कृषि मंत्री बनते से मैंने 100% किया। तो मुझे भी वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मेरे प्रमुख सचिव ने कहा सर अपने को कुछ करना ही नहीं, आपका कुछ नहीं होगा, जो पहले था वैसे रहने दो। मैंने कहा हम किसान के बेटे, और मुख्यमंत्री भी किसान का बेटा, हम किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। हमने 100% किया। बोले 1000 ज्यादा लगेगा करोड़, मैं देंगे, और हमने वो किया है। और अभी हम सुनो करने जा रहे हैं, ये जो 75 लाख किसान छोटे हैं, जो 5 एकड़ से कम है, इनका तो बीमा होता ही नहीं, इनको तो केसीसी मिलते ही नहीं है। सुनो, कर्जा माफ करने के बाद 1,03,000 किसान में से 48-52 लाख के केसीसी हैं। ये जो छोटे किसान हैं 48 लाख, इसमें से बीमा होता है मात्र 8,90,000 का। क्यों? वो भी 8,90,000 कौन से? जिनके या तो केसीसी है, रेगुलर है, या जो बड़े किसान हैं उनके छोटे छोटे बच्चों के पोते पोती के नाम पे खाते कर देते हैं, वो है। 28 लाख किसान हैं जिनमें से मात्र 13 लाख का बीमा होता, 15 का नहीं होता। तो 54 लाख किसान तो अभी भी बीमा से वंचित रहते हैं। उनकी फसल खराब हो जाए, 1 एकड़ में ओले गिर गए, वो बर्बाद। और इसलिए मैंने प्रस्ताव तैयार किया है। मैं विश्वास, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं कि इतने पैसे लगेंगे, लेकिन इन किसानों का, छोटे किसान जिनकी आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, वो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, वो उनके लिए किसान सम्मान निधि, कल्याण निधि वरदान बन के आई है। अब हम उनका बनेंगे सुरक्षा कवच। और ये 54 लाख किसान जो छोटे हैं, जो 74 लाख है, इनका प्रीमियम सरकार भरेगी, ताकि इनको भी बीमा का लाभ मिल जाए जो वंचित रहते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा कमल पटेल जी ने की है, हम किया है। कुल मिला के कमल पटेल जी का ये कहना है। आपको मौका मिला, क्यों नहीं किया? अच्छा, ये जवाब दे दो कि आपने बीमा क्यों नहीं कराया, केसीसी क्यों नहीं किया? अपन इसे समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कमल पटेल जी का कहना है कि अभी भी काम करने की काफी गुंजाइश है। उनका ये दावा है कि 9 साल में जो काम हुआ वो देश में पहले 60 साल में नहीं हुआ।
जो काम पिछले 50 साल में नहीं हुआ वो 20 साल में भाजपा के शासनकाल में हुआ। ये कमल जी का दावा है और कमल पटेल जी के दावे पर जनता का कितना एतबार है इसका पता दिसंबर 2023 में चलेगा। बिल्कुल। कांग्रेस के अपने दावे थे, नीले डागा जी के अपने दावे थे, प्रताप सिंह जी की अपनी बात थी, कमल पटेल जी की, देवेंद्र उइके जी की या हेमंत खंडेलवाल जी की अपनी बात थी। बात जनता तक पहुंच चुकी है। समय आने पर जनता फैसला लेगी। जो फैसला लेगी, इस देश में लोकतंत्र मजबूत है, हम उसका स्वागत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम शेष है सम्मान समारोह का। मैं सोनल जी से आग्रह करूंगा और हेमंत जी, दुर्गा उइके जी, आप सभी को मंच पर सादर आमंत्रित करूंगा उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो इस कार्यक्रम का आधार बने। धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो समय आ गया है जिसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था। दरअसल एक तो आपकी धैर्यता को प्रणाम है। फिलहाल मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, अब सम्मान का वक्त है, जो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, दरअसल समाज का भविष्य गढ़ रहे हैं। मेरा आग्रह है पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल जी से मंच पर आने के लिए, सांसद दुर्गादास उइके जी से मंच पर जो कि पधार चुके हैं, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह उइके जी, विधायक योगेश पंडागरे जी से मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं प्लीज। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी मंच पर आने के लिए। पार्वती बाई जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं, बारस्कर जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे मेरा अनुग्रह है कि वो मंच पर आ जाएं हमारे तमाम जो समाज सेवी हैं उनके सम्मान के लिए। और मैं अब सबसे पहले बुलाना चाहूंगी इस कार्यक्रम की कड़ी में बैतूल संस्कृति सेवा समिति गौरी बालापुरे जी को स्मृति चिन्ह और सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है NH 24/7 और हरिभूमि परिवार की तरफ से बेहतर काम के लिए। और साथ ही साथ इसी तरह एक लंबी लिस्ट है जो कि आज सम्मान करना है, क्योंकि INH और हरिभूमि का एक उद्देश्य है, सामाजिक सरोकार के लिए हम कार्य करते हैं, सिर्फ राजनीति नहीं। और इसी क्रम में सामाजिक संस्थाओं का हम स्वागत कर रहे हैं। बैतूल संस्कृति सेवा समिति गौरी बालापुरे जी जो कि मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं, जोरदार तालियों के साथ लगना चाहिए कि जिस ऊर्जा के साथ आपने इतना समय हमारे साथ गुजारा है, इनका सम्मान, ताकि ये जो काम कर रहे हैं उसमें एक नई ऊर्जा, एक नया लक्ष्य मिले। बहुत सारी बधाई आपको। जोरदार तालियों के साथ मंच पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो तालियों के साथ आग्रह कर रहे हैं, लेकिन बैठे लोग जो है वो शायद अब एनर्जी, लंच का टाइम हो चुका है इसलिए नहीं, अभी है, क्योंकि अभी दिखाई दे रही थी जब डिबेट चल रही थी, तो इस एनर्जी को बरकरार रखेंगे। बैतूल संस्कृति सेवा समिति कारगिल युद्ध के बाद से ही देश के अंतर्राष्ट्रीय सरहदों पर तैनात जवानों के साथ बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति रक्षाबंधन का पर्व मना रही है। संस्था द्वारा जिले में ऑटो एम्बुलेंस योजना चलाई जा रही है, जिसमें ऑटो चालकों के माध्यम से सड़क ट्रेन दुर्घटना में घायलों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन टाइगर बैतूल तरुण वैद जी को मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगी। ग्रीन टाइगर बैतूल से हमारे साथ हैं और ग्रीन सिटी भी कहा जाता है बैतूल को। ऐसे में 5 साल पहले भूमि के गिरते जल स्तर, बढ़ता तापमान और जल संकट से जूझते बैतूल जिले की चिंता करते हुए 50 जोशीले जिद्दी युवाओं के समूह 500 पौधारोपण के साथ और उनके रखरखाव के साथ ये सफर इन्होंने शुरू किया। वसुंधरा के संरक्षक अर्थात ग्रीन टाइगर्स का सफर जो आज भी अनवरत जारी है। अभी इस मंच पर बात हो रही थी, किसने कितने पेड़ लगाए इसका हिसाब किताब कर रहे थे। हिसाब किताब में जाएंगे तो फिर बड़ी लंबी हो जाएगी लिस्ट, लेकिन ये लोग हैं असल सम्मान के हकदार जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट बीच में रुकती है तो लगता है कि शायद हम और सिर्फ मंच पर जो अतिथि हैं वही मौजूद हैं। मेरा आग्रह अतीत पवार जी जो कि समाज सेवी, इनसे भी है कि वो मंच पर आ जाइए प्लीज। और साथ ही साथ राजीव खंडेलवाल जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, आप भी कृपया मंच पर आ जाइए। और इतना लंबे समय तक आपने साथ दिया है तो अब सम्मान की बेला में बहुत महत्वपूर्ण और अपने को सौभाग्यवान महसूस कर रहे हैं ये लोग जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिलहाल ग्रीन टाइगर्स का सम्मान हो रहा है और सभी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। आज देखिए हम इस जहां पर बैठे हुए हैं, तमाम पंखे हैं, कूलर है, उसके बावजूद भी कैसी उमस है, तो इसके जिम्मेदार भी हम सब हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को शायद ये भी ना मिले, क्योंकि ऊर्जा भी खत्म है और शुद्ध हवा भी खत्म हो रही है, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास, इसके लिए ग्रीन सिटी बैतूल जिसके लिए जाना जाता है,
हम आगे इसमें बढ़ेंगे। लाडो फाउंडेशन से मैं बुलाना चाहूंगी अनिल यादव जी को। लाडो फाउंडेशन, अनिल यादव जी को मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी, वो जल्दी से मंच पर आए। और लाडो फाउंडेशन बेटी के नाम घर की पहचान अभियान की शुरुआत इन्होंने की थी 8 नवंबर 2015 से, बेटी आयुषी के जन्मदिन से। यह अभियान धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आज 18 राज्यों में, मध्य प्रदेश के 24 जिले और बैतूल जिले की लगभग 100 गांव में बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई जा चुकी है। 2770 दिनों के सफर में अब तक लगभग 3000 घरों में अभियान ये पहुंच गया है। इस अभियान का उद्देश्य बेटियों को पहचान, उनका सम्मान हो। कहते हैं कि एक महिला पूरा घर बनाती है, लेकिन उस जो घर बनाती है, जो परिवार बनाती है, जो समाज बनाती है, उसका नाम कहीं नहीं होता, घर की नेम प्लेट पे नहीं होता। तो एक खूबसूरत पहल इनकी है। मां शारदा सहायता समिति से मैं शैलेंद्र बिहारिया जी को यहां मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।